हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाना, मतलब कि डिफाइन करना और उसके बाद उसको कॉल करना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर समय है तभी वीडियो को देखें, अदरवाइज अभी आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। जब समय रहे तो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड है वो मैं क्लियर कर सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में, और इसी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, कोई भी फंक्शन जो होता है ना, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप डिफाइन करते हो कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक स्पेसिफिक टास्क को, एक स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। ठीक है। अब फंक्शन बनाने से फायदा क्या होता है? देखो, फंक्शन बनाने से सबसे पहले तो, अगर मान लो मल्टीपल लोगों की टीम है तो मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, मल्टीपल माइंड काम कर सकता है, जिससे कि आपका जो कोड को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है ना, वो इंप्रूव हो जाता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आप एक बार फंक्शन बना लेते हो, अगर किसी एक जॉब के लिए, मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया कि एक मोबाइल नंबर मैं उस फंक्शन को दूं, वहां पे वो ओटीपी भेज दे, तो आप उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल माइंड जब काम करता है ना, तो आपका प्रोजेक्ट आसानी से मेंटेन हो सकता है। अलग अलग लोगों को जब आप अलग अलग फंक्शन को डिफाइन करने का रोल दे दोगे किसी एक प्रोजेक्ट में, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर उसमें कल होके कोई बग आता है तो आसान हो जाएगा उसको डीबग करना भी, है ना। वैसे अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो सी लैंग्वेज में एक तो आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसको हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। ये पहले से बना हुआ फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो किसी ना किसी हेडर फाइल में रखा हुआ होता है, जैसे printf, scanf जो stdio.h में, sqrt जैसे वो map.h में है, एंड सो ऑन। तो आज तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या कभी जाना, कभी सोचा कि कैसे printf काम करता है, क्या कोड उसके पीछे होगा? नहीं। तो यही चीज है, जब हम लोगों ने यूज करने में ये नहीं सोचा कि printf और scanf कोड फंक्शन जो बना हुआ है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा होगा, बिना उसको हम लोग जाने समझे उसको यूज कर ले रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे तो अगले को भी यही आसानी होगी, उसको पता नहीं चलेगा और वो बना के अपना कॉल करके निकल जाएगा, है ना। तो यही चीज हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा फंक्शन वही यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग खुद से बनाएंगे। आज के इस जो वीडियो का जो मेन मोटो है, मेन रोल है आज के इस वीडियो का, यही चीज सिखाना। अब देखो, किसी भी फंक्शन को जब आप बनाने जाते हो तो सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप देना होता है। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटर्न टाइप वाइड होगा कि आईएनटी होगा कि कैर होगा कि लॉन्ग आईएनटी होगा कि शॉर्ट आईएनटी होगा कि साइड आईएनटी होगा कि अनसाइड आईएनटी होगा कि फ्लोट होगा कि डबल होगा कि लॉन्ग डबल होगा, या बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्ट डेली स्टैटिक होगा, स्ट्रक्ट डेली स्टैटिक होगा। ये चीज हम लोगों को समझना होगा। तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि रिटर्न टाइप कैसे पहचानना है ना। उसके बाद जिस भी नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हो वो आप नाम दोगे। एक नाम से एक ही फंक्शन सी में बनेगा, ठीक है। कभी भी डुप्लीकेट मत देना। अगर कोई एक नाम से आप बना रखे हो ऑलरेडी फंक्शन एक प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर उस नाम से कोई दूसरा फंक्शन आपको नहीं बनाना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर अगर चाहते हो तो दे सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हो। उसके बाद आप ये जो स्कोप ऑपरेटर ओपन करोगे, उसके बाद जो लिखना है वो आप लिखो, जो काम करना है एक्चुअली वही लिखोगे, और बाद में ये रिटर्न करना है अगर वैल्यू तो रिटर्न करो। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, ये पोर्शन क्या है भाई, ऑप्शनल है। चलो मैं इसको बड़े वाले ब्रैकेट से घेर देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि दिस इज ऑप्शनल, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई सिंटैक्स किसी फंक्शन को डिफाइन करने का। ओके, अब इस सिंटैक्स से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या क्या कंपोनेंट है किसी फंक्शन का। देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है रिटर्न टाइप। ये बताता है कि किस तरह का डेटा कोई एक फंक्शन जो मैंने बनाया है
वो रिटर्न करने वाला है। ये वॉइड हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, आईएनटी हो सकता है। ओके, सेकेंड पैरामीटर है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम अपने आप में एक आइडेंटिफायर होता है। देखो कोई भी नाम, चाहे वो फंक्शन का नाम हो या वेरिएबल का नाम हो, वो अपने आप में एक आइडेंटिफायर ही होता है ना। आप उसी नाम से फिर उसको कॉल करते हो, पहचानते हो, इसीलिए उसको कॉल करते हो। थर्ड पैरामीटर एक्चुअली पैरामीटर्स होता है, मतलब कि फंक्शन को आप कौन सा वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, जिसके ऊपर उसको काम करना। ये हालांकि पैरामीटर भी ऑप्शनल होता है। अभी आप देखोगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे, मैं एक फंक्शन बना लूंगा जिसमें कोई भी पैरामीटर सपोज मैंने नहीं पास किया, बाद में मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं सिंगल पैरामीटर पास करूंगा या डबल पैरामीटर पास करूंगा, वो तो अपने ऊपर है ना। तो पैरामीटर्स आप दे भी सकते हो या पैरामीटर्स आप नहीं भी दे सकते हो। चौथा जो कंपोनेंट है दैट इज फंक्शन बॉडी। इसके अंदर आप उन कोड्स को लिखते हो ना जो एक्चुअली फंक्शन को कॉल करने के बाद एग्जीक्यूट होना है। ये कोड कुछ लाइंस का भी हो सकता है और कुछ करोड़ लाइंस का भी हो सकता है। ठीक है, बस यही एक ये होता है फंक्शन के अंदर कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो लाखों लाइन का होगा, और नॉर्मल फंक्शन है तो आप 2 4 10 20 लाइन लिख के भी आप छोड़ सकते हो। और पांचवा जो कंपोनेंट है दैट इज द रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि अपने आप में एक ऑप्शनल कंपोनेंट है। अगर आप चाहते हो कि फंक्शन वापस से मेन फंक्शन को या जो भी फंक्शन जिस भी फंक्शन ने कॉल किया है आपके बनाए हुए फंक्शन को, उसको चाहते हो कि एक वापस से कोई वैल्यू सेंड करे, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में वो वैल्यू दोगे या वो एक्सप्रेशन दोगे। अदरवाइज आप नहीं भी दे सकते, वाइड के केस में नहीं ही देना है। ठीक है, अब एडवांटेजेस, जैसा कि मैंने बताया कि एडवांटेजेस क्या है भाई, आप फंक्शन एक बार बना लो और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो, दिस इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। उसके बाद मान लो किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अब सारा चीज अगर आपने मेन फंक्शन में लिख दिया तो उसकी मॉड्यूलरिटी 1 हो गई, लेकिन वही अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया मल्टीपल फंक्शंस में, तो एक तो फायदा ये हुआ ना कि मल्टीपल माइंड्स उस पर काम कर रहे हैं, दूसरा फायदा ये हुआ कि उसकी मॉड्यूलरिटी जो है ना वो बढ़ गई। किसी भी प्रोजेक्ट की मॉड्यूलरिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फंक्शन के ऊपर। अगर एक प्रोजेक्ट आप बनाते हो जिसमें आपने मान लो एक मेन फंक्शन ही सिर्फ लिखा है तो उसकी मॉड्यूलरिटी 1 है, लेकिन सपोज कि उसमें मेन फंक्शन के अलावा आपने 5 और फंक्शन यूज किया है तो उसकी मॉड्यूलरिटी 6 हो गई। 5 फंक्शन और प्लस एक मेन फंक्शन, मेन भी तो अपने आप में एक फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन है। ठीक है, तो 6 मॉड्यूलरिटी हो गई। तो ये चीज कोशिश करना है एज अ डेवलपर कि मॉड्यूलरिटी जो है ना वो जितनी ज्यादा हो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब फंक्शन में बनाने से ये फायदा होता है कि इंडिविजुअल्स को चूंकि आप देते हो रोल फंक्शन बनाने का, तो बाद में अगर कहीं कोई बग आता है, एरर आता है, तो उसको डिबग करना आसान होता है। आप उस पर्टिकुलर डेवलपर को पकड़ लो कि भाई आपको मैंने ये रोल दिया था, ये फंक्शन आपने बनाया था, आप देखो कहाँ पे क्या एरर है ना। और जिसकी वजह से रीडेबिलिटी भी आसान हो जाती है, मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। अब जहां तक बात है टाइप ऑफ फंक्शन की, देखो यहां पे मैंने 4 फंक्शन को लिखा है, ये मैंने फिलहाल इस वीडियो के लिए लिखा है। हालांकि वैसे अगर आप देखोगे तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक है नॉन रिकर्सिव फंक्शन और दूसरा है रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन को भी फिर डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन, इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन या फिर हेडर रिकर्सिव फंक्शन या ट्रेलर रिकर्सिव फंक्शन में बांटा गया। लेकिन फिलहाल मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा यहां पे, इन सारे पॉइंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया आज का ये बेसिक। अब हम लोग पहले सीखते हैं एक ऐसा फंक्शन बनाना जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो और कोई भी पैरामीटर जिसमें नहीं हो। बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। आपका देखो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, अपना मेन मोटिव है फंक्शन को बनाना, एक ऐसे फंक्शन को बनाना, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ कमेंट लाइन में ऑलरेडी लिख देता हूं। आपका मोटिव है एक ऐसे फंक्शन को बनाना जिसका कि ना तो रिटर्न टाइप हो ना तो पैरामीटर हो। अब फंक्शन बनाओगे कहां भाई, फंक्शन ऊपर बनाना है। अगर मेन में कॉल कर रहे हो ना तो मेन से पहले, जिस भी फंक्शन में कॉल कर रहे हो उससे पहले बनाना है। अगर आप नहीं चाहते हो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन और कॉन्सेप्ट यूज करना तो मैं वो भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलो देखो, जैसा कि कहा जा रहा है आपको फंक्शन बनाना है कैसे, विथ नो रिटर्न टाइप। जब भी विथ नो रिटर्न टाइप हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखना है, वॉइड। चलो मैंने डिस्प नाम का एक फंक्शन बना दिया, यहां पे पैरामीटर आपको देना ही नहीं है। ठीक,
हालांकि यहां पे आप देखो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, void disp, और अंदर में आप ऐसे void भी लिख सकते थे, ठीक है। अब चलो यहां पे मैंने printf से प्रिंट कर दिया I am learning about function, ओके। और देखो यहां पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ही नहीं है। अगर आप चाहो तो रिटर्न लिख सकते हो, सिर्फ रिटर्न लिख सकते हो ऐसा, हालांकि ये भी ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हो। अब लेकिन फंक्शन ये क्या है, ये फंक्शन का एक्चुअली डेफिनेशन हुआ। ये क्या है भाई, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। फंक्शन डिफाइन कर लेने से कुछ नहीं होता है, अगर आप कॉल नहीं करोगे। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। आपने फंक्शन बना के रख दिया है, फंक्शन को आपने डिफाइन तो कर दिया लेकिन कॉल नहीं किया। फंक्शन को डिफाइन करना एक अलग चीज है और फंक्शन को कॉल करना एक अलग चीज है। अब यहां पे सपोज मैंने कॉल किया डिस्प को, ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है। आप इस फंक्शन को जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर लो। चलो मैंने 3 बार कॉल कर लिया, और अब ऐसा करता हूं मैं कि एक वेरिएबल भी ले लेता हूं और मैं लूप चला देता हूं i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 टाइम्स। तो आप ऐसे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो i प्लस प्लस, और हर बार के लिए मैं डिस्प को कॉल कर लेता हूं, ठीक। ये तो अलग, ये तो सेपरेटली इसने 3 बार कॉल किया है और ये 5 टाइम्स अलग कॉल हो रहा है, मतलब टोटल 8 टाइम्स कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये डिस्प फंक्शन कॉल होगा। और ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा न्यू लाइन में आई एम लर्निंग अबाउट फंक्शन, है ना। अभी आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करके तो आप पाओगे कि देखो इसने 8 टाइम्स, ध्यान से गिन लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इसने सेम आउटपुट दे दिया। अब यहां सवाल उठता है कि सपोज इस फंक्शन को अगर आप मेन के बाद डिफाइन करते हो, क्या होगा भाई। देखो जब भी आप कंपाइल करोगे ना तो कंपाइलेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द फाइल शुरू होता है, यहीं पर आके क्वेश्चन मार्क लग जाएगी भाई हु इज डिस्प। आगे हर जगह जहां आपने डिस्प यूज किया है क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता, देखो एरर दे रहा है। उस केस में आपको यहां बताना होगा ऊपर कि एक फंक्शन मैंने बना के रखा है मेन के बाद, जिसका रिटर्न टाइप void है और जिसका नाम डिस्प है और जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। आप चाहो तो इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। जब भी आप चाहते हो कंपाइलर को ये बताना कि चूंकि क्यों ऐसा क्यों बताना, इसलिए बताना क्योंकि आपने डिफिनेशन बाद में लिखा है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो कंपाइलर समझे कि जो फंक्शन आप देख रहे हो ना, देखो जो चीज आप देख रहे हो यहाँ पे आगे यहाँ पे कॉल हुआ है वो एक्चुअली एक फंक्शन है, उसका ऐसा रिटर्न टाइप है, ये नाम है, और देख लो पैरामीटर है कि नहीं है, तो आप एडवांस में उसका डिक्लेरेशन कर लो। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अब आप जब इसको कंपाइल एंड रन करते हो तो देखो अब ये जहां एरर दे रहा था अब एरर नहीं देगा, देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, देख लो 8 टाइम्स आपका आउटपुट आ गया। तो ये तो अपना था पहला वाला लॉजिक। अब ध्यान से हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे लॉजिक के ऊपर, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये उम्मीद करता हूं ये इतना लॉजिक तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। चलो ये पहला वाला तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड जो फंक्शन है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। ओके, एक फंक्शन आपको बनाना है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है ना, लेकिन पैरामीटर नहीं है। देखो बहुत मजेदार बात है। चलो आप फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हो। सपोज कि मुझे एक फ्लोट का इनपुट लेना है, तो मैं लिखता हूं फ्लोट इनपुट। देखो यहां पे रिटर्न टाइप क्या है भैया, रिटर्न टाइप इसका फ्लोट है। फंक्शन का नाम क्या है, इनपुट है। क्या पैरामीटर है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप तो है लेकिन पैरामीटर जिसके अंदर नहीं है। अब यहां आप कितनी आसानी से लिख सकते हो, एक वेरिएबल ले लो, मान लो फ्लोट t। ओके, आप यहां पे यूजर को मैसेज दे दो इंटर एनी
रियल नंबर, ओके। और स्कैनएफ से चूंकि फ्लोट का इनपुट लेना है, आप %f यूज करो और एड्रेस ऑफ टी में आप रख लो जो भी इनपुट किया गया है, और यहां रिटर्न करवाना होगा आपको टी के वैल्यू को। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है रिटर्न द वैल्यू ऑफ टी, ओके। अब देखो यहां पे आप एक मान लो फ्लोट वैल नाम का एक वेरिएबल लेते हो और आप वैल में रखते हो, असाइन करते हो इनपुट के रिटर्न वैल्यू को। इसका क्या मतलब हुआ? यू आर असाइनिंग द रिटर्न वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट क्या है यहां पे? इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। वैल में आ गया। अब यहां पे आप लिख दो द रियल नंबर इज %f। कहां आपने रखा है भाई? तो वैल में आपने रखा है ना। चलो अब देखो मैं इसको आप लोगों को एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। ये सेकेंड टाइप का आपका फंक्शन हो गया विथ रिटर्न टाइप। देखो अभी फंक्शन कॉल हुआ है, मान लो मैंने डाला 123.456, देख लो आपका रिटर्न सेम चीज आपका रिटर्न होके टी के थ्रू कहां गया होगा? वैल में, और वो सेम चीज प्रिंट हो गया, है ना। लेकिन अगर सपोज कि ये फंक्शन डेफिनेशन में इस फंक्शन डेफिनेशन को यहां से हटा के मैं मेन के बाद कर दूं, तो अगर ऐसा सिर्फ मैंने किया और प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, तो देखो फिर पूछेगा कि भाई हु इज इनपुट, तो आपको यहां बताना होगा फ्लोट रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम इनपुट है, कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा है। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि फ्लोट टाइप रिटर्न टाइप है, इनपुट है और कोई भी पैरामीटर नहीं पास हो रहा है, मतलब वाइड। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, मैंने अभी बताया था, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना है और उसके बाद जब आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे, चलो इस बार मैं सिंपल एक वैल्यू डालता हूं 9.8, मेरा फेवरेट वैल्यू भी है ये 9.8। देखो आ गया ना, सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप एक फंक्शन बना सकते हो जिसका रिटर्न टाइप तो हो, लेकिन पैरामीटर नहीं हो। ये सेकेंड वाला चीज था। अब थर्ड फंक्शन लोग समझते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फंक्शन विथ पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। वाह, देखो आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें पैरामीटर्स तो हो, एक पैरामीटर हो या एक से ज्यादा पैरामीटर हो, लेकिन कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। चलो मैं कुछ ज्यादा ही फंक्शन बना लेता हूं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ फंक्शन बना रहा हूं, आपको पैरामीटर तो पास करना, रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब वाइड होना चाहिए, ओके। चलो मैंने डिस्प लिया INT A ही हमेशा क्यों हो, चलो INT वैल, ओके। ये फंक्शन, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है वाइड की वजह से, नाम तो डिस्प है, और इसमें कितना पैरामीटर पास हो रहा है? एक सिंगल पैरामीटर पास हो रहा है INT टाइप का। मैं सिंपली यहां लिख देता हूं द इंटीजर इज %d या %type जो यूज कर लो, कॉमा वैल। चूंकि वैल यहां वैल क्या है? ये वैल जो है ना, वैल इज अ डमी या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये चीज भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फंक्शन में आप देखना यहां से, जब मैं यहां से कॉल करूंगा अभी डिस्प को, मान लो मैंने 10 डाला, ठीक है। तो ये 10 जो है ना, ये 10 क्या हो गया? यहां 10 इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये कोई एक्चुअल आर्गुमेंट हमेशा कोई वैल्यू हो। आप INT x में रख लो 100, और मान लो कि आपने ऐसे कॉल किया है x को, ओके, तो यहां x इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है।
अब ये क्या, ये क्या आउटपुट देगा, ये तो आउटपुट देगा द इंटीजर इज 10। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, द इंटीजर इज 10। ओके, ये क्या आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा द इंटीजर इज x का वैल्यू मतलब 100। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप फंक्शन बना रहे हो, रिटर्न टाइप नहीं है, पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है। चलो अभी एक ही पैरामीटर पर हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, अभी अगर आप डिस्प करते हो यहां पे और मान लो आप कैपिटल ए डालते हो, अब यहां जो कैपिटल ए है ना इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, और आउटपुट क्या आने वाला है पता है, आउटपुट क्या आएगा, द इंटीजर इज, और ए का एस्की कोड जो कि 65 है वो आ जाएगा। देखो ये बहुत मजेदार चीज है, चूंकि सी जो है ना वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। अच्छा, अगर मान लो आप यहां पे 9.8 डाल देते हो, तो 9.8 क्या है, यहां पे 9.8 इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, और क्या आएगा आउटपुट पता है, आउटपुट यहां पे 9 आना चाहिए, एक मतलब इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना। देख लो भैया आउटपुट, देखो सेम आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे, इसके लिए भी मैं सपोज मैं वेरिएबल बना लूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे आप सेम लाइन में लिख लो ना कैट, क्योंकि सेम लाइन ऐसे दिख रहा है ना, सेमीकोलन के बाद लाइन चेंज हो जाता है। मान लो y में मैंने डाल दिया कैपिटल X, ओके, चलो ये भी हो गया। फ्लोट z में मैंने डाल दिया 123.56। आप अगर चाहो, बहुत ध्यान से इसको समझना, तो यहां पे आप क्या दे सकते हो, y के वैल्यू को दे सकते हो, y वेरिएबल आपने यूज किया तो y यहां एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया, और आउटपुट क्या आएगा, द इंटीजर इज। अब ध्यान देना, यहां मैंने x लिया, अब x का ASCII कोड मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मैं स्मॉल ए ले लेता हूं, स्मॉल ए का ASCII कोड होता है 97 जो मुझे याद है। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिख दिया z, तो z लिखा तो z क्या है भाई, तो z इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, और आउटपुट क्या आएगा, द इंटीजर इज 1 2 3। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखो, ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक एक ही आर्गुमेंट पास किया, एक ही पैरामीटर पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, एक समझ में आ जाएगा ना, फिर हम लोग 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर भी पास करके देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन अगर मान लो इस फंक्शन डेफिनेशन को आपने नीचे लिखा, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोगों को बताना होगा यहाँ पे कि void डिस्प है और एक INT आर्गुमेंट है। देखो इतना ही लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि void डिस्प और INT, और पता है सेम नाम यहां लिखते कि भाई यहां मैंने वैल लिखा है तो यहां भी मैं वैल लिखूं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको नाम देने की जरूरत ही नहीं है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का, है ना। तो आपको जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, आप यहाँ पे नाम दो नहीं दो, अगर देना है तो सेम नाम का दे दिया आपने, या आपने कोई अलग नाम का भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैंने तो यहाँ पे प्राइमरी बेसिस पर दिया ही नहीं है, आप देखो यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके तो आप पाओगे कि ये देखो आपका आउटपुट सेम ही है, कहां दिक्कत है ना। तो बस सिर्फ मैंने ऊपर से डिफिनेशन को नीचे किया और इस वजह से मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, आज जो कि है, ये तो हो गया, चौथा कॉन्सेप्ट है आपको फंक्शन बनाना है विथ पैरामीटर्स, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, दोनों चीजें, है ना। चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इस चीज को भी, ये लास्ट एक बचा हुआ है, इसको भी देख ही लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं चाहता क्या हूं ना, देखो समझना, INT RES में रखता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई सम निकालो 10,20 का। अब समझना एक चीज, यहां मैं सम निकाल रहा हूं 2 इंटीजर का। सम यहां पे मेरा बिल्ट इन फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी बिल्ट इन फंक्शन नहीं, एक्चुअली यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना। 10,20 मैंने 2 पैरामीटर पास किया है, दोनों को ऐड करके इसको रिटर्न कर देना, और वो रिटर्न कहां मैं ले रहा हूं, रेस नाम के वेरिएबल में, और उसके बाद मैं यहां प्रिंट कर दे रहा हूं
बहुत नॉर्मल सा चीज है, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं यहां प्रिंट कर दे रहा हूं एडिशन इक्वल्स परसेंट डी, और भाई जो भी रेस में आया है, हालांकि देखो यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहीं पे कॉल कर लो ना सम 23,56, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको एक फंक्शन ऊपर बनाना है, चलो यहां मैं लिख देता हूं कमेंट लाइन में, ये आपका फंक्शन क्या है भाई, तो डेफिनेशन है, ओके। अब रिटर्न टाइप क्या है, आईएनटी है। क्यों, देखो किसी भी फंक्शन को जब आप देखो कॉल होते हुए, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं हो तो उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, लेकिन यहां कुछ है, क्या है, यहां इक्वल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो उसके बगल में निश्चित रूप से एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को देखो उसका टाइप क्या है, तो आईएनटी है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, आईएनटी होगा। अगर इस हिसाब से पकड़ना चाहते हो तो यहां देखना है कि ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो यहां पे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा है, तो परसेंट डी यूज हो रहा है, या हो सकता है परसेंट आई यूज हो, परसेंट डी या परसेंट आई किस चीज का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो आईएनटी का है, तो आईएनटी सम लिखो। कितना पैरामीटर पास हो रहा है, 2 पैरामीटर, अब जो भी नाम आपको देना है, मान लो एक्स कॉमा आईएनटी वाई आप दे देते हो, ओके। यहां से रिटर्न करवा दो क्या, एक्स प्लस वाई का वैल्यू, दोनों को ऐड करने का मतलब यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, इसका ये मतलब हुआ, हो गया। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, बहुत सिंपल सा मैंने ये फंक्शन आप लोगों को बना के दिखा दिया है, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा फंक्शन है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छा। देखो एडिशन इज 30, क्यों भाई, क्योंकि 10 और 20 के साथ मैंने कॉल किया था, यहां पे 23 और 56 के साथ कॉल किया, 79 आ रहा है। यहां पे अगर आप चाहते हो कि मैं मान लो मैंने एक num1 नाम का वेरिएबल लिया, एक num2 नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, आप ले लो, उसके बाद आप चाहते हो कि यूजर्स को मैं मैसेज दे दूं एक न्यू लाइन में, प्लीज इंटर 2 इंटीजर्स। अच्छा ये चीज यहां क्यों, सपोज इस फंक्शन कॉलिंग के बाद आप चाहते हो, यहां पे आप चाहते हो, ठीक है, प्लीज इंटर 2 इंटीजर्स। स्कैनफ के पास तो इतना पावर होता ही होता है कि आप 2 इंटीजर का भी इनपुट ले सकते हो, परसेंट डी स्पेस देके, या बिना स्पेस के भी परसेंट डी आप यहां यूज कर सकते हो, कॉमा, लेकिन यहां पे पहला इंटीजर आपने num1 के एड्रेस पे रखा, दूसरा इंटीजर आपने एड्रेस ऑफ num2 पे रखा। अब 2 तरीका है, कौन सा 2 तरीका है, देखो जो 2 तरीका मैंने यहां बताया था, ये आपका वे नंबर 1 मैंने बताया था, और यहां पे मैंने वे नंबर 2 बताया था, ठीक है। यही 2 तरीका से आप यूज कर लो ना, कैसे यूज करोगे, देखो यहां पे आप रिजल्ट में रख लो सम ऑफ num1 कॉमा num2, और उसके बाद आप रिजल्ट को कॉल कर लो, या नहीं तो फिर आप जब कॉल कर रहे हो तभी आप यहां पे num1 कॉमा num2 लिख दो। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के देखो आउटपुट इसका भी आएगा। अब देखो शुरू में तो ये आउटपुट मैंने बता दिया था, अब यहाँ पे 2 इंटीजर मांग रहा है, मान लो मैंने 234 डाला और दूसरा इंटीजर मैंने 123 डाला, देखो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है ना। अब रही बात कि भाई इस फंक्शन डिफिनीशन को हम लोग अगर यहां से हटा दें, नीचे लिख दें, ठीक है लिख दो, लेकिन ऊपर में आपको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही होगा। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे आईएनटी सम आईएनटी कॉमा आईएनटी, बस इतना काफी है। कुछ लोग क्या करेंगे, आईएनटी सम लिखेंगे और उसके बाद आईएनटी, और ध्यान से देखेंगे कि भाई यहां पे मैंने एक्स वाई दिया है, और यहां पे फालतू का हेडेक लेंगे कि एक्स वाई ही देंगे। मैंने अभी बताया था, कोई जरूरत नहीं है, आपको बिना नाम दिए जब आपका काम चल रहा है तो आप नाम क्यों दे रहे हो। अच्छा चलो नाम दे भी रहे हो तो सेम ही क्यों दे रहे हो, अगर आप यहाँ आईएनटी पी कॉमा क्यू दोगे तो क्या काम नहीं होगा, सेम काम होगा। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप देखोगे कि वही आउटपुट आपका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के साथ भी आएगा। देखो यहाँ पे 12 और 45 मैंने डाला, देखो सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप
सी लैंग्वेज में अपना फंक्शन बना सकते हो और कैसे उसको कॉल कर सकते हो, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और 4 टाइप का हम लोगों ने फंक्शन भी सीखा और उसके कॉलिंग को भी सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, पब्लिश करूं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।